डिस्कस क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर का बी पोर्शन दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट पोर्शन मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक। नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसके बारे में हमारी डिस्कशन हो चुकी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल एंड ऑल्सो एट एनी पॉइंट। तो ये हमारे आज के की पॉइंट रहेंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फर्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मींस दो पोल, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है। कंसीडर टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस 2a। दिस स्ट्रक्चर विल फॉर्म ए डाइपोल। ये आपके पास क्या है, यहाँ पर एक डाइपोल है। 2a लेने का क्या रीजन रहा है, क्योंकि जब भी इसका मिड पॉइंट कंसीडर किया जाएगा तो a और a दोनों डिस्टेंस हाफ पॉइंट से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, सो हमने यहाँ पर दो डिस्टेंस लिए। डायरेक्शन जो रहेगी डाइपोल की वो -2 प्लस रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया तो इसकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ भी होती होगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इज इक्वल टू वेक्टर p, दैट इज मूवमेंट ऑफ डाइपोल, जिसको हम मूवमेंट ऑफ डाइपोल कहते हैं। और इसकी वैल्यू क्या है, p इक्वल्स टू आइदर चार्ज, आपने इनमें से कोई एक चार्ज ले लेना है, इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। दिस इज द डाइपोल मोमेंट विच इज इक्वल टू q इनटू में 2a। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम एंड मीटर। तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या रहेंगी, कूलॉम मीटर। तो ये हमारा डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। डायरेक्शन आप यहाँ पे हमेशा डाइपोल की डायरेक्शन आपके लिए यूजफुल रहेगी -2 प्लस, ये डायरेक्शन है किसकी, डाइपोल। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमें कहा गया है वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम ऐसे लिखते हैं ड्यू टू ए डाइपोल, एक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इट्स एक्सियल लाइन। सबसे पहले समझेंगे कि एक्सियल लाइन क्या है। जहां डाइपोल है उसी एक्सिस पे आपने चलना है, दिस इज अवर एक्सियल लाइन। तो डाइपोल वाली एक्सिस को अगर आप चल रहे हैं तो वो आपकी एक्सियल लाइन होगी। तो ये डाइपोल है जिसकी सेपरेशन है 2a एंड इट्स सेंट्रल पॉइंट इज o। यहाँ पर a पॉइंट मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, और इसी एक्सिस पर चलते हुए यहाँ एक पॉइंट आपने p कंसीडर कर लिया। o से p का जो गैप है दैट इज r here। So we have to find out electric field intensity at p which is on the axial line of the dipole। तो अगर आपसे कहा जाए कि a से p का टोटल डिस्टेंस क्या होगा, that will be r plus a, and what is the distance between b to p, that is r minus a। सबसे पहले आपको ये काम करना है, इनकी डिस्टेंस को मेजर कर लेना है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्लस क्यू के कारण होगी उसको मैंने E1 कह दिया, और जो माइनस क्यू के कारण होगी उसको मैंने E2 कह दिया। अगर आप यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड कंसीडर करें तो मैं यहाँ साथ में डायरेक्शन को भी मेंशन कर दूंगी। तो व्हाट इज E1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, दैट विल बी इक्वल टू K Q अपॉन R। R मीन्स डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दिस इज R माइनस a होल स्क्वायर। डायरेक्शन यहाँ पर आपने मेंशन करनी है, डायरेक्शन इज अलोंग BP। क्लियर। नाउ E2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, दैट विल बी इक्वल टू K Q R प्लस a होल स्क्वायर, बिकॉज माइनस क्यू चार्ज से लेकर p का डिस्टेंस क्या है, R प्लस a। डिस्टेंस विल बी अलोंग PA। यहाँ पे आप BP एक्सटेंडेड भी कह सकते हैं, और इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, अलोंग PA। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आउटवर्ड एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्ड। सो ये डायरेक्शन आपने मेंशन करनी है। नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, दैट विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2। जो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो रहेगी E1 माइनस E2। वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये E1 है, ये E2 है। K Q इज ए कॉमन फैक्टर, अंदर हमारे पास रहेगा R माइनस ए होल स्क्वायर -1 अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर। टेकिंग एलसीएम, इनका एलसीएम ले लीजिए। E विल बी इक्वल टू K Q तो है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर
r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो E विल बी इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस करके जब इनको बाहर लाएंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2ar मींस दीज टू फैक्टर विल बी कैंसल आउट। E विल बी इक्वल टू के क्यू और अंदर से हमारे पास आ चुका है 4ar आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसके अंदर एडजस्टमेंट कीजिए, 2a इंटू में क्यू लिख लीजिए और नीचे बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये 2r मैंने इधर लिख दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि 2a इंटू क्यू मुझे क्या बनाना है? डाइपोल मूवमेंट। सो वी कैन से के पी 2r ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बनी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मैं इसके अंदर एक स्पेशल केस ऐड करूं, वो क्या कि r बहुत ज्यादा दूर है a से, ये जो r डिस्टेंस है यानी कि p पॉइंट मैंने बहुत ज्यादा दूर ले लिया, तो r की जगह a की जगह आप a को नेग्लेक्ट करेंगे, आप लिखेंगे के पी 2r ओवर r पावर 4, r से r कैंसिल होएगा, तो E विल बी इक्वल टू k 2p over r cube. This is the final result for electric field intensity on axial line of a dipole, that is equal to k 2p by r cube. This is the value of electric field intensity on axial line of the dipole. Now we will discuss electric field intensity on equatorial line of a dipole. अब हमें डाइपोल लेना है और उसकी इक्वेटोरियल लाइन लेनी है। सबसे पहले तो इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है? अगर ये मेरा डाइपोल है minus q to plus q separated by distance 2a, then the right bisector on it will be its equatorial line, and we have to find out electric field intensity at this point P. तो देखिए माइनस q की वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और प्लस q की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। दिस सेपरेशन विल बी a, so this value will be root r square plus a square, and similarly this value will be root r square plus a square by using Pythagoras theorem. Now due to plus q charge, electric field intensity will be outward, so we can say like this. This is E1. This is the electric field intensity due to plus q charge, and due to minus q charge, electric field intensity E2, that will be inward. अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो we will get a structure like a parallelogram. Then resultant of parallelogram will be its diagonal, and that will be equal to E. ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरा E1 है, दिस इज E2। E क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगी जो सपोज करेंगे कि यहाँ पर एंगल थीटा डिस्क्राइब हो रहे थे, देन द एक्सटीरियर एंगल विल बी 2 थीटा। ठीक है, सेम पैटर्न पे चलेंगे, E1 निकालेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में। E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे रेडियस का तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपने लिखना है अलोंग ए बी, अगर यहाँ नाम है तो अलोंग बी पी एक्सटेंडेड। नाउ E2 दैट विल बी इक्वल टू सेम वैल्यू रहेगी, लेकिन डायरेक्शन किधर रहेगी? ये देखिए अलोंग पी ए, डायरेक्शन इज अलोंग पी ए। अब नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लो, और पैरेललोग्राम लो तो ये कहता है कि 2E1 E2 cos ऑफ 2 थीटा। इस तरह से हमारी वैल्यू यहाँ पर असाइन होंगी। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। नाउ व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ E1? के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। सेम हमारी वैल्यू रहेगी के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर 2E1 E2 ऐसे आप असाइन कर सकते हैं, एंड नाउ कोस ऑफ 2 थीटा। अगर आप यहाँ से देखें ये वाला फैक्टर यहाँ भी है और इसके अंदर भी है, तो क्यों ना इसको बाहर निकाल लिया जाए। के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वी आर लेफ्ट विद 1 plus 2 cos of 2 theta, and the formula for cos of 2 theta is 2 cos square theta minus 1. In the trigonometry ratio you will do it 2 cos square theta minus 1. This is the value of cos 2 theta. इनको अंदर से सोल्व कीजिए। 2 plus 4 cos square theta minus 2 and 2 will
will be cancelled out with 2. Now we are left with E is equal to KQ R square plus A square into a root of 4 cos square theta, means we can say 2 cos theta. Clear? तो ऊपर हमारे पास है K 2Q cos थीटा और नीचे है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. अभी हमें किसकी जरूरत है? cos थीटा की. And cos theta will be find out by using this right angle triangle. What will be cos theta? Base upon में hypotenuse. This will be our cos theta. ये है ही हमारे पास. A इसका बेस है, hypotenuse क्या है? रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. You can see easily from this triangle. This is base and this is hypotenuse. 2AQ ये क्या बन जाएगा? डाइपोल मोमेंट. और नीचे हमारे पास आ गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. स्पेशल केस क्या रहेगा? वही के आर अगर बहुत ज्यादा हो जाए A से तो दिस विल बी इक्वल टू K स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, KP/R3. दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन. और इस एक्सप्रेशन से और पहले वाले एक्सप्रेशन से वी कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन is equal to twice of electric field intensity on equatorial line. Also you can write these on vector form also. तो स्टूडेंट्स कई बार हमसे यही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन. तो आपको दोनों एक्सप्रेशन निकालकर फाइनल रिजल्ट वहां पर सबमिट कराना होता है. Now we will discuss electric field intensity at any point of the dipole. ना तो वो पॉइंट एक्सियल लाइन पे होना चाहिए और ना ही वो इक्वेटोरियल लाइन पे होना चाहिए. तो हमने कहा कि चलो भाई वो पॉइंट यहाँ हो गया जिसमें ना तो वो एक्सियल लाइन पे स्टूडेंट और ना ही किस पे है? इक्वेटोरियल लाइन पे. We join this point with the middle point of dipole, that is AB. This point is P here and distance between O to P always you will take R. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए क्योंकि ये डाइपोल हमें लग रहा है किसी एंगल थीटा के ऊपर इंक्लाइन हो चुका है तो इसके दो कंपोनेंट बनने वाले हैं. अगर ये किसी थीटा पे इंक्लाइन हो गया तो वन कंपोनेंट विल गो अलोंग इट्स एक्सिस. मान लिया हमने वो ये कंपोनेंट है एंड अनदर कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस. वो ये है. तो जो कंपोनेंट इसके पैरेलल चलेगा दैट विल बी cos ऑफ थीटा और जो इसके परपेंडिकुलर जाएगा दैट विल बी P ऑफ साइन थीटा. क्या ये बात आपको समझ आ गई? This dipole is inclined at an angle theta. Sorry, this dipole moment is inclined at an angle theta because P point inclined हो चुका है. तो डाइपोल मोमेंट का जो कंपोनेंट इसी एक्सिस में चलेगा दैट विल बी P cos थीटा और जो कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी P sin थीटा. नाउ अगर हम एक्सियल लाइन पे चल रहे हैं तो यहाँ पर मुझे E1 मिलने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन. अगर हम परपेंडिकुलर चल रहे हैं तो यहाँ पे हमें E2 मिलने वाली है, इक्वेटोरियल लाइन. और अगर मैं इस स्ट्रक्चर को पूरा कर दूं तो मुझे यहाँ से एक डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम मिलने वाला है. ये देख लीजिए, दिस इज E. तो यहाँ E1 और E2 जो है दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की वजह से जो E निकलता है वो कैसे निकलता है? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर. आप ये भी कह सकते हैं कि अगर 2E1 E2 cos 90 लिखें, वो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि cos 90 बाद में 0 हो जाएगा. तो हमारा जो रिजल्ट रहेगा दैट विल बी E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट E1 एंड E2. E1 is electric field intensity due to plus Q charge or we can say on axial line. तो axial line पे वैल्यू क्या आई थी? K 2P/R3. लेकिन यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो क्या है? P cos थीटा. तो आपने क्या लगा देना है? 2P cos थीटा. आपने एक्सियल लाइन का फॉर्मूला एज इट इज उठा के P की जगह क्या रख देना है? P cos थीटा. दिस इज अलोंग एक्सियल लाइन. ठीक है. अब दूसरा जो E2 रहेगा जो अलोंग इक्वेटोरियल लाइन था दैट इज KP और P के साथ क्या आ जाएगा? P sin थीटा बाय R3. आप कह सकते हैं अलोंग इक्वेटोरियल लाइन. देखिए स्टूडेंट इन तीनों में से एक एक्सप्रेशन 100% आपके एग्जाम में मिलेगा. इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए 2P के cos थीटा बाय R³ स्क्वायर प्लस KP sin थीटा बाय R³ स्क्वायर. What will be common out? P K P by R³
ये बाहर आ गया, अंदर बचा 2 cos थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर। एंड साइन थीटा को आप cos की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं, दिस विल बिकम 4 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये आपने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी। वी आर लेफ्ट विथ 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑन एक्सियल लाइन +1 सॉरी। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम एंडिंग पॉइंट पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू Kp/r³ 3 cos स्क्वायर थीटा +1। ये इसका रिजल्ट बनता है। लेकिन जब इसके स्पेशल केसेस आप करेंगे, आप कहेंगे पहले केस में कि अगर थीटा 0 हो जाए, मींस वी आर गोइंग ऑन एक्सियल लाइन, तो अगर थीटा 0 हो जाएगा तो वैल्यू आपके पास क्या बचेगी, cos 0 इज 1, तो यानी कि 4 आएगा और आपके पास बचेगा 2 Kp/r³। दिस वैल्यू इज सिमिलर टू एक्सियल लाइन। यानी कि ये रिजल्ट हमें पहले वाले रिजल्ट को रिकॉल करवा रहा है कि एक्सियल लाइन पे अगर आप चल रहे हैं तो थीटा की वैल्यू 0 है और एक्सियल लाइन पे वैल्यू हमारी यही रहती है। सिमिलरली अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो यानी कि हम इक्वेटोरियल लाइन की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन। सो वी कैन से कि रिजल्ट क्या बनेगा, E इक्वल्स टू Kp/r³ रूट cos स्क्वायर 90 इज 1, तो ये बन रहेगा दिस विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर 90 इज 0, तो यहाँ से 1 निकल कर आएगा। तो आपके पास बचा Kp/r³ एंड दिस वाज द वैल्यू ऑन इक्वेटोरियल लाइन। सो वी कैन से कि दीज आर द केसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। लेकिन इस फॉर्म में भी अगर आपको ये केस पूछा जाए कि एट एनी पॉइंट निकाल कर दिखाइए, तो स्पेशल केस हमें वापस से रिकॉल करवाएंगे कि अगर थीटा 0 है तो वी आर गोइंग ऑन एक्सियल लाइन, और अगर थीटा 90 डिग्री है तो वी आर गोइंग ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू। हैव अ